नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे होम साइंस के सेकंड पेपर के बारे में। होम साइंस के सेकंड पेपर से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। 2025 की परीक्षा के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सेमेस्टर 5 यानी 5th सेमेस्टर में बीए सब्जेक्ट आपका है। बीए कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं, होम साइंस आपका अगर सब्जेक्ट है तो गृह विज्ञान के दूसरे पेपर में 5th सेमेस्टर में आपको कम्युनिटी डेवलपमेंट यानी कि सामुदायिक विकास और प्रोग्राम प्लानिंग के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, आहार आयोजन नहीं, प्रोग्राम प्लानिंग के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, किसके बारे में? सामुदायिक विकास और कार्यक्रम योजना के बारे में आपको पढ़ना होता है। यानी प्रोग्राम माने कार्यक्रम और प्लानिंग माने योजना या आयोजन करना। ठीक है, किस तरीके से कोई कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया जाता है, आयोजित किया जाता है, उन तमाम प्रकार का मैनेजमेंट जो होता है, संगठन को कैसे चलाया जाता है, उस पर कंट्रोल कैसे किया जाता है, उसके बाद में जो आपने कार्य किया उसका मूल्यांकन कैसे किया जाता है, तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक एक करके सभी प्रश्नों के उत्तर को आपको समझाने का प्रयास करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन आ चुका, मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। मूल्यांकन क्या होता है? देखिए, मूल्य का अंकन करना ही मूल्यांकन होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि अभी मैं क्लास पढ़ाऊँ आपको, और क्लास पढ़ाने के बाद में आप जो है क्लास को देखें और क्लास का मूल्यांकन करें कि क्लास जो आप सोच रहे थे, या मैं बाद में एनालिसिस करूं क्लास देखने के बाद में कि जो मैं एक प्रकार से पहले रणनीति बना करके पढ़ाने के लिए आया था, क्या जिस उद्देश्य से या जो सोच करके मैं पढ़ाने के लिए आया था वह उद्देश्य हमारा पूरा हुआ कि नहीं पूरा हुआ। इसी को जांचने की, इसी को परखने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, तो जब कोई योजना हम बनाते हैं तो वो योजना सफल हुई कि नहीं सफल हुई, इसी बात की जांच करता है मूल्यांकन। ठीक है, ये बात ध्यान रखें, यानी कहाँ तक सफल हुई। तो मूल्यांकन किसी विकसित कार्यक्रम के पहले और बाद की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन है कि कोई पहले कैसा था कोई समाज, और जब उसका डेवलपमेंट या उस योजना का हमने प्लान बनाया कोई, और प्लान के बाद में वो चीज़ कैसी है। ठीक है, तो उसी चीज़ का मूल्यांकन करता है जो पहले निर्धारित समय के अंतर्गत क्रियाशील होती है। मैथ्यूज महोदय कहते हैं मूल्यांकन बेसिकली होता है जैसे कि आज की स्थिति, जैसे मान लेते क्लास, आप ये क्लास ना देखे हो और इससे पहले आप कितने टैलेंटेड हैं या कितने प्रिपेयर हैं एक एग्ज़ाम के लिए, और जब क्लास ले लें उसके बाद में कितने प्रिपेयर हैं, तो दोनों की तुलना करें, यानी अब की और क्लास लेने के बाद की, तो वो स्थिति जो होती है उनकी दोनों की तुलना जब करते हैं तो हम पाते हैं कि आज की स्थिति से आप कहीं बेहतर हो पाएंगे क्लास लेने के बाद में, तो वही मूल्यांकन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है, मूल्यांकन क्या है? तो मूल्यांकन का अर्थ किसी व्यक्ति, किसी कार्य या किसी स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना होता है। ठीक है, जिससे उसकी त्रुटि और लाभ का ज्ञान होता है कि यानी जो योजना हमने बनाई थी उस योजना में क्या क्या त्रुटि रह गई हैं और उस योजना से क्या क्या लाभ हमको मिला है, इसका अध्ययन या इसी बात को ज्ञात करने के लिए मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है किसी व्यक्ति, कार्य या स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन से मूल्यांकन के दो महत्व बताइए, क्या इंपॉर्टेंस होता है? पहला इंपॉर्टेंस है कार्य को सुधारने के लिए परिणाम प्राप्ति का आधार प्रस्तुत करता है मूल्यांकन। ठीक है, कि कार्य भाई कैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ, तो हम ये जान पाए कि अगर ऐसा करते तो ऐसा होता, या ऐसा किए हैं इस वजह से थोड़ी गड़बड़ी हुई है, तो उन चीज़ों से हम सुधार कर सकते हैं। दूसरी बात, संभावित प्रयास हेतु आवश्यकताओं को पहचानने में भी सहायता इससे हमको मिलती है। तो ये दो महत्व हो गए इसके। अगला प्रश्न, मूल्यांकन के चरण बताइए। ये सब आती लघु उत्तरीय में प्रश्न आते हैं। देखिए, मूल्यांकन के चरण निम्नलिखित हैं। अब देखिए, मूल्यांकन एक बार में मूल्यांकन को परिभाषित करते हुए उसकी महत्व और उसके चरण बताएं। ऐसे प्रश्न आपसे दीर्घ उत्तरीय में आ सकता है, लघु उत्तरीय में आ सकता है, तो आप इन चीज़ों को पढ़े रहेंगे तो आप लिख पाएंगे। मूल्यांकन के कई चरण होते हैं। पहला चरण होता है मुख्य उद्देश्यों को बनाना। पहली बात तो मूल्यांकन में जो उद्देश्य होते हैं कि किन उद्देश्यों से हमने बनाया था प्लान, और उद्देश्यों को स्पष्ट करना, उद्देश्य क्या था, अधिक विशिष्ट बनाना उसको, संकेतकों का पहचानना, ठीक है, को पहचानना, और मूल्यांकन की रूपरेखा तैयार करना कि मूल्यांकन कैसे करना, किस विधि का प्रयोग करके हमको चीज़ों को जांचना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, दीर्घ उत्तरीय में आ सकता है, लघु उत्तरीय में आ सकता है। ये प्रश्न देखिए, प्रश्न है सामुदायिक विकास के मूल तत्वों का उल्लेख कीजिए। सामुदायिक विकास, कम्युनिटी डेवलपमेंट के जो मूल तत्व है उनके बारे में बताएं। देखें, सफल सामुदायिक विकास कार्यक्रम में निम्नलिखित मूल तत्वों पर बल दिया जाता है, यानी कि कई सारे फैक्टर्स होते हैं
जिनका प्रयोग करके किसी कार्यक्रम को हम सफल बनाते हैं। ठीक है, उसमें पहला है आपका तत्व, क्रियाकलाप समुदाय की बुनियादी आवश्यकताओं के अनुरूप हो। यानी जो भी काम करें तो वो काम या क्रियाकलाप जो भी समुदाय का हो वो एक प्रकार समुदाय की जो बुनियादी आवश्यकता है, समुदाय को क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग होता है, तब बढ़िया लगता है। ठीक है, दूसरी बात, सतत कार्रवाई होनी चाहिए और विविध उद्देश्य कार्यक्रम की स्थापना होनी चाहिए। यानी कि किसी एक उद्देश्य को ध्यान में रख करके कोई प्लान नहीं फिक्स करना चाहिए, कई उद्देश्य को ध्यान में रख करके एक प्लान तैयार करना चाहिए। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और सतत विकास यानी सतत कार्रवाई होनी चाहिए, लगातार कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें शिथिलता नहीं आनी चाहिए। तीसरी बात, किसी भी सामुदायिक विकास के मूल तत्वों में या जो सामुदायिक विकास को जो इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है उसमें व्यक्तियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन महत्वपूर्ण है। जितना विकास की प्रारंभिक अवस्था में सामुदायिक विकास के द्वारा भौतिक उपलब्धि, यानी कहने का मतलब ये है कि उनकी जो अभिवृत्तियां हैं उनमें चेंजमेंट होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए कि अगर सिचुएशन है जो उद्देश्य हमने सोचा था वह उद्देश्य पूर्ण करने मतलब पूरा योग्य होने नहीं आ रहा है या कुछ त्रुटियां हो रही तो हम थोड़ा सा उसको उद्देश्य को थोड़ा सा डाउन कर लें तो थोड़ा सा और आगे बढ़ें। यानी कहने का मतलब ये कि हमारे नियमों में लचीलापन होना चाहिए। चौथी बात, सामुदायिक विकास का उद्देश्य व्यक्तियों के समुदाय कार्यों में अधिक और बेहतर सहयोगी मतलब सहभागी होना, स्थानीय शासन के विद्यमान रूपों को पुनर्जीवित करना और उन्हें प्रभावशाली स्थानीय प्रशासन की ओर ले जाना जहां वे अभी भी कार्य न कर रहे हों, ऐसा जरूरी होता है। इसके अलावा किसी भी कार्यक्रम का मूल उद्देश्य वहाँ के स्थानीय नेतृत्व को पहचानना कि वहाँ का स्थानीय नेतृत्व कैसा है, उसको पहचान लेंगे तब वहाँ पर कोई कार्यक्रम या कोई योजना आप सफल बना पाएंगे। ठीक है, और उसको पहचान करके स्थानीय नेतृत्व को बढ़ावा दे, स्थानीय नेतृत्व को प्रशिक्षण दे ताकि वह एक प्रकार से उस किसी एरिया विशेष में अच्छे तरीके से किसी प्लान को, किसी योजना को डेवलप कर पाए। जैसे सरकारी योजना आई, अब सरकारी योजना को सफल बनाने के लिए कई प्रकार की चीज़ों को होना ज़रूरी है, तो वही फैक्टर्स जो कि एक प्रकार से किसी योजना को सफल बनाते हैं वही चीज़ यहाँ पर आपको पढ़ना है। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो बहुत ही बारीकी के साथ आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। क्लियर? तो किसी भी कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या होता है, वहाँ के स्थानीय नेतृत्व को पहचानना, उसको बढ़ावा देना और उसका प्रशिक्षण करना, उनको ट्रेनिंग देना। ठीक है, इसके अलावा पूर्ण रूप से प्रभावशाली होने के लिए समुदाय के स्वयंसेवी संस्थाओं को शासन से आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, तो उस पर फोकस करें ताकि शासन से भी सहायता मिलती रहे किसी भी सामुदायिक कार्यक्रम को डेवलप करने के लिए। जैसे कि ठीक है, अगला है राज्य स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए निम्नलिखित आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि स्थिर नीति को अपनाना, विशेष प्रशासनिक व्यवस्थाएं, कर्मचारीगण की भर्ती और प्रशिक्षण देना उनको, स्थानीय और राज्य संसाधनों का जुटाव करना, शोध का संगठन करना, प्रयोग और मूल्यांकन करना, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब फैक्टर प्रभावित करते हैं। इसके अलावा ऐच्छिक अशासकीय संगठनों के संसाधनों का सामुदायिक विकास कार्यक्रम में स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूर्ण रूप से उपयोग करना चाहिए, ये भी जरूरी है। इसके अलावा समुदाय परियोजना में स्त्रियों और युवा वर्ग के सहभागी होने में अधिक विश्वास रखने से विकास कार्यक्रम को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर आर्थिक और सामाजिक प्रगति होने पर राष्ट्रीय पैमाने पर समानांतर विकास आवश्यक होता है। तो इस तरीके से ये होता है एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बेसिकली मूल तत्व जो कि जिन पर फोकस करना चाहिए। इन चीज़ों पर अगर आप आधार बना करके आगे बढ़ेंगे तो कोई भी समुदाय या कोई भी कम्युनिटी जो मतलब समुदाय का विकास आप कर पाएंगे, कोई भी प्लान सक्सेसफुल होगा जब हम इन मुद्दों पर काम करेंगे। ठीक है, तो एक समुदाय के विकास के लिए हमारे अंदर ये तमाम प्रकार की चीज़ों का होना ज़रूरी है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, फटाफट से आप देखिए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के दर्शन की विवेचना कीजिए। सामुदायिक कार्यक्रम के क्या विचार होते हैं, क्या थॉट होते हैं। पहली बात, पहला थॉट होता है कार्य अनुभूत आवश्यकता पर आधारित होना चाहिए, यानी कि कार्य जो है वो आवश्यकता पर आधारित हो, यानी जो आवश्यकता हो उसके अकॉर्डिंग कार्य किया जाए। समुदाय की उन समस्याओं के समाधान में कार्यक्रम सहायक होना चाहिए जो उस समय विद्यमान हो, यानी समाज में या समुदाय में क्या समस्या है, उस समस्या के समाधान के लिए एक समुदाय को मतलब एक जो है योजना को काम करना चाहिए। दूसरी बात, कार्य इस कल्पना पर आधारित होना चाहिए कि व्यक्ति गरीबी और तकलीफ से मुक्त रहना चाहते हैं। यह कल्पना की जाती है कि समुदाय के सदस्य उनका रहन सहन, उनका स्तर जो है वो ऊँचा उठे,
जो उन्हें पर्याप्त भोजन की कमी, स्वास्थ्यजनक परिस्थितियों की कमी, वस्त्र व आवास की कमी की तकलीफ से मुक्त कर सके, ऐसी योजना बना करके, ठीक है, उसको फॉलो किया जाए। सामाजिक दृष्टि से व्यक्तियों की 4 इच्छाएं होती हैं। पहली बात तो उनकी सुरक्षा का, दूसरा उनकी मान्यता, तीसरा प्रत्युत्तर और चौथा नवीन अनुभव। ये एक प्रकार से 4 इच्छाएं होती हैं सामाजिक दृष्टि से व्यक्तियों की, तो इन चारों की पूर्ति होना भी स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। इसके अलावा सामुदायिक विकास कार्यक्रम की अगला जो दर्शन, अगला जो विचार होता है वो होता है तीसरा। यह कल्पना की जाती है कि व्यक्ति स्वयं के जीवन को नियंत्रित करने के लिए स्वतंत्रता चाहता है, कि आर्थिक, धार्मिक और शैक्षणिक और राजनीतिक संस्थाएं जिनके अंतर्गत वे रहते हैं उनका रूप निश्चित करना चाहते हैं। इसके अलावा व्यक्ति के मूल्य को नियत विचार दिया जाए इसमें, यानी इस कार्यक्रम में प्रोग्राम प्लानिंग में सहकारिता, सामूहिक निर्णय लेना, स्वप्रेरित परिवर्तन, आत्मनिर्भरता, सामाजिक उत्तरदायित्व, नेतृत्व और कार्य करने की क्षमता का समावेश किया जाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा स्वयं की सहायता करना, ये भी इसमें शामिल है। व्यक्ति स्वयं की समस्याओं के समाधान की स्वयं ही योजना बनाता है और कार्य करता है। यदि समुदाय की समस्याओं को पूर्ण रूप से सुधारने का प्रयत्न बाह्य अभिकरण के द्वारा किया जाता है तो सामूहिक निर्णय, स्वप्रेरित परिवर्तन, आत्मनिर्भरता, नेतृत्व आदि का विकास नहीं हो पाता है। यह नहीं कहा जा सकता कि समुदाय का विकास हो रहा है। इसके अलावा छठा पॉइंट है कि व्यक्ति सबसे बड़ा संसाधन है। सुधारात्मक गतिविधियों में व्यक्तियों के सहभागी होने पर वे विकसित होते हैं, तो व्यक्ति का एक प्रकार से यहाँ पर सुधारात्मक होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कुछ दर्शन, कुछ विचार हैं जो कि यहाँ पर मैंने आपको बताए। अगला जो दर्शन है, दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है, सामुदायिक विकास के कार्यक्रम के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। देखिए, सामुदायिक विकास के मुख्य तत्व जो आते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम पहला होता है। इसका जो एक प्रकार से तत्व वो होता है उद्देश्य, आर्थिक सामाजिक स्तर को उठाना इसका उद्देश्य होता है, ताकि एक समुदाय का जो इकोनॉमिकल सेक्टर है, जो गरीबी है, वो दूर की जाए, साथ ही में उनका सामाजिक स्तर जो है उसको ऊंचा उठाया जाए। क्लियर। दूसरा होता है सामान्य तत्व, जिन्हें परिवर्तन की आवश्यकता होती है, जैसे कि घर, जन सेवाएँ, ग्रामीण समुदाय, इन सभी का स्तर ऊँचा हो, इन सभी में कोई समस्या हो तो उसका समाधान किया जाए। इसके अलावा विशिष्ट तत्व, जिन्हें परिवर्तन की आवश्यकता है, जैसे कि रहन सहन की परिस्थितियों में परिवर्तन की ज़रूरत है, स्वास्थ्य में परिवर्तन होना चाहिए, शिक्षा, सहकारी संस्थाओं में, संगठन की सेवाओं में, इन सभी में जब परिवर्तन की ज़रूरत हो तो परिवर्तन भी होना चाहिए। इसके अलावा चौथा तत्व होता है आपका तत्व, जिन्हें परिवर्तन की आवश्यकता है, जैसे कि व्यक्ति, पुरुष, स्त्री और गाँव में रहने वाले युवा वर्ग। इसके अलावा परिवर्तित प्रतिनिधि भी, जैसे कि ऐच्छिक स्थानीय नेता, व्यावसायिक ग्रामीण कार्यकर्ता, विस्तार विशेषज्ञ, मतलब जो प्रसार विशेषज्ञ हैं, ठीक है, उन सभी का होना भी जरूरी है। इसके अलावा व्यावसायिक और वस्तु संसाधन, जैसे खंड, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर का स्टाफ अपने संसाधनों के साथ जो कार्यक्रम में नियुक्त रखते हैं, तो इन सभी का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये सब व्यक्ति मिल करके एक प्लान नहीं बनाएंगे तब तक चीज़ें नहीं संभव हो पाएंगी। यानी किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट करना है, किसी भी समुदाय का विकास करने के लिए, तो ज़रूरी है इन तमाम प्रकार के तत्वों का होना। इससे क्या होता है कि सामुदायिक विकास अच्छे तरीके से होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि सामुदायिक विकास योजना की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। विशेषताएं। पहली विशेषता है सामुदायिक विकास की योजना की, देखिए सभी वर्गों को लाभ होता है इससे, ठीक है। सामुदायिक विकास से क्या होता है, सभी वर्गों का लाभ होता है, उच्च वर्गों का, निम्न वर्गों का, किसी भी, मतलब सभी का। जो कि सामुदायिक विकास होगा, कम्युनिटी में जितने भी लोग आएंगे सभी का विकास होगा, ठीक है। यह कार्यक्रम सभी व्यक्तियों के लिए, बच्चे बूढ़ों के लिए, स्त्री पुरुष के लिए, अमीर गरीब के लिए, सभी वर्गों को, चाहे किसी धर्म का हो व्यक्ति, चाहे किसी जाति को मानने वाला हो, समान रूप से सभी के विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम काम करता है, योजना काम करती है, क्योंकि यह क्षेत्र की समस्त जनता विकास की योजना के अंतर्गत इसमें आते हैं। दूसरी जो विशेषता होती है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की, वो होती है स्थानीय साधनों पर आधारित विकास होता है, यानी कि यह स्थानीय साधनों पर विकास आधारित होता है। इसमें स्थानीय प्रयत्न, स्थानीय नेतृत्व, स्थानीय कुशलता, स्थानीय संसाधन, आवश्यकता पर अधिक बल दिया जाता है, जिससे लोग इससे सक्रियता से भाग लेते हैं। चूँकि जब लोगों को लगता है कि ये अपना ही है तो उसमें अच्छे तरीके से भाग लेते हैं और उसको अच्छे तरीके से फॉलो भी करते हैं। अगला जो एक प्रकार से इसका विशेषता होती है, ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की, वो होती है स्वनिर्भरता मनोवृत्ति का विकास, यानी आत्म डेवलपमेंट, यानी स्वनिर्भरता, अपने आप में व्यक्ति या समुदाय अपने आप में डेवलप हो, अपने आप में निर्भर हो, किसी दूसरे समुदाय पर आधारित ना हो, ऐसा उनको बनाया जाए। तो इसकी भी विशेषता ये होती है।
यानी इस कार्यक्रम का मुख्य आधार होता है अपनी सहायता स्वयं करने के लिए मोटिवेट करना लोगों को। लोग स्वयं अपनी समस्या समझें और उस समस्या के समाधान के लिए अपने उस सिद्धांत का, उस थ्योरी का पता लगाएं जो थ्योरी उस समस्या के समाधान के लिए एग्जैक्ट बैठती है, तथा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध साधनों का समुचित उपयोग वो कर सके। ऐसे के लिए लोगों को डेवलप करना, ऐसे के लिए प्रसार कार्यक्रम के द्वारा, प्रसार शिक्षा के द्वारा लोगों को यह बताना कि आप कितने टैलेंटेड हो और आप किसी भी समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं। तो जब वो जान पाएंगे तभी एक प्रकार से चीज़ों को समझ पाएंगे और अपनी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। तो प्रसार कार्यक्रम जो होता है या सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो होता है वह यही एक प्रकार से लोगों को बताता है कि वो किस तरीके से अपनी समस्याओं से लड़ सकते हैं, अपनी समस्याओं से जूझ सकते हैं और किस तरीके से जनता का मदद कर सकते हैं। ठीक है, यह बात ध्यान रखेंगे। चौथा तत्व होता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का ग्रामीण जनता में प्रेरणा यानी मोटिवेशन शक्ति का विकास करना। इस कार्यक्रम की मूलभूत विशेषता यह है कि समुदाय प्रगति के लिए प्रेरक शक्ति स्वयं बनता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को आत्मविश्वासी, सक्षम और उत्तरदायी बनाना होता है। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से चीज़ें आपके लिए क्लियर हो गई। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, सामुदायिक संगठन पर टिप्पणी कीजिए। सामुदायिक संगठन क्या होता है? यानी कि कम्युनिटी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऐसा संगठन जो कि समुदाय के समस्याओं को हल करने के लिए काम करता है, समुदाय के विकास के लिए काम करता है, ऐसे संगठन को सामुदायिक संगठन कहा जाता है। देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सामुदायिक संगठन समुदाय की समस्याओं के समाधान हेतु सामाजिक कार्य की एक विधि के रूप में काम करता है या समझा जाता है, जबकि पहले इसका अर्थ मानवीय आधार पर सामुदायिक समस्या का समाधान करना लगाया जाता था। सुचारू रूप से समुदाय के संगठन की आवश्यकता सामुदायिक संगठन की दो स्थितियों में आवश्यक हो गया आजकल। पहला, असंगठित समुदाय को संगठित करने के लिए, दूसरा अव्यवस्थित समुदाय को व्यवस्थित करने के लिए। ठीक है, यानी कि असंगठित समुदाय, इससे तात्पर्य होता है कि समुदाय में आवश्यक सुविधाएं, अभिकरण तथा संसाधन जो अपेक्षित हैं उनका ना होना, यानी जो चाहिए एक समुदाय को ऐसे साधन जिससे उनका मतलब कि रोज़मर्रा की चीज़ों उपलब्ध हो पाएँ या रोज़ उनको एक प्रकार से कहीं पर भटकने की ज़रूरत ना पड़े, तो वो चीज़ें उनको उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं तो उनको मुहैया करवाना। दूसरा होता है अव्यवस्थित समुदाय, यानी इसका अर्थ है कि समूहों अथवा संस्थाओं के आपसी संघर्षों ने समुदाय के सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है। यानी आपस में ही लोग लड़ते हैं, समुदाय में दो वर्ग हो जाते हैं, वो दो वर्ग आपस में लड़ते रहते हैं। इससे छुटकारा पाने हेतु ऐसा नहीं है कि बहुत सारी संस्थाओं अथवा समूहों को बना दिया जाए, अन्यथा समुदाय के भार स्वरूप हो सकते हैं ये समुदाय, बल्कि मौजूदा संस्थाओं और समूहों के बीच एकीकृत व समन्वय स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए और समय की आवश्यकता के अनुसार कुछ नई संस्थाओं को भी स्थापित किया जाए जो इन झगड़ों को, इन संघर्ष को रोके। ठीक है, प्रोफेसर वाल्टर फ्रीडलैंडर महोदय ने सामाजिक संगठन को भूभौगोलिक क्षेत्र में सामाजिक कल्याण की आवश्यकताओं एवं सामाजिक कल्याण संसाधनों के बीच विकासीय प्रभावी समायोजन लाने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। इसका लक्ष्य लोगों की आवश्यकता जो होती है, नीड्स जो होती है, इन आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए एक उपक्रम या एक तरीका तैयार करना, एक सिलेबस तैयार करना जिस पर काम करके हम समस्याओं को समाधान कर सकें। ठीक है, तो इसी पर प्रकाश डालता है ये। तो इस तरीके से सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो होता, सामुदायिक संगठन जो होता है, समुदाय की समस्याओं को हल करने के लिए एक ऐसा होता है, समुदाय में तालमेल बैठाने के लिए एक संगठन होता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, सामुदायिक विकास योजना के क्षेत्र यानी स्कोप और उसका इम्पोर्टेंस की विवेचना करें। देखिए, सामुदायिक विकास योजना का क्षेत्र और महत्व। सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत क्रियान्वित कार्यक्रम ही इसका क्षेत्र है। इसमें इतने कार्यक्रम हैं जो ग्रामीण जनता के बहुमुखी विकास को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार इस योजना का क्षेत्र बहुत बड़ा व्यापक है, यानी बहुत बड़ा है या व्यापक है, क्योंकि इसमें ग्रामीण जनता का विकास करने के लिए चीज़ें शामिल हैं। संक्षेप में, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हेतु जितने भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं सभी इसके क्षेत्र में सम्मिलित किए जाते हैं। जहाँ तक इसके महत्व का प्रश्न है वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्धृत है। जैसे कि संक्षेप में, यह देहात में रहने वाले 6 करोड़ परिवारों को दृष्टिकोण को परिवर्तित करने, उनमें नए ज्ञान और नए जीवन के लिए तरीकों के प्रति उत्साह उत्पन्न करने और उनमें एक बेहतर जीवन के लिए महत्वाकांक्षा और जीवन का संकल्प भरने की समस्या होती है। इस समस्या को या इस प्रकार की चीज़ों को उनमें लाना ताकि उनका जीवन बेहतर हो, उनमें नए ज्ञान का संचार हो, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें और एक नए तरीके का जीवन यापन करें, इसके लिए उनको मोटिवेट करना, ये सब एक प्रकार से इसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
जनतंत्रीय नियोजन के में विस्तार सेवाएं और सामुदायिक संगठन प्राण शक्ति के मुख्य स्रोत हैं। और ग्राम विकास सेवाएं वे साधन हैं जिनके द्वारा सहयोगी आत्म सहायता तथा स्थानीय प्रयत्नों से ग्राम और समूह अधिकाधिक मात्रा में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक उन्नति दोनों प्राप्त कर सकते हैं और राष्ट्रीय योजना में भागीदार बन सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका जो होता है इसका महत्व होता है आर्थिक संगठन का, मतलब इसका सामुदायिक विकास योजना का महत्व जो है और उसका क्षेत्र बड़ा व्यापक है और तमाम सारे क्षेत्रों के लिए उसका महत्व आज भी प्रासंगिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन आ चुका है भाई। प्रश्न, प्रसार शिक्षा की उत्पत्ति पर प्रकाश डालिए। प्रसार शिक्षा की उत्पत्ति, प्रसार शिक्षा को एक्सटेंशन एजुकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? एक्सटेंशन एजुकेशन कहा जाता है इसको, प्रसार शिक्षा को। प्रसार शिक्षा का उद्भव ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में हुआ है। प्रसार शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1873 ईस्वी में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया। ठीक है, इस समय इस शब्द प्रसार का तात्पर्य विश्वविद्यालय की शैक्षिक उपयोगिताओं को सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले जन समूहों तक पहुंचाना था। प्रसार का मतलब था कि जो विश्वविद्यालय का जीवन स्तर है या जो शैक्षिक उपयोगिता है उसको जनजीवन तक पहुंचाया जाए जहां वे रहते हैं एवं कार्यरत हैं। इसके पश्चात इस शिक्षा का प्रसार धीरे धीरे संयुक्त गणराज्य यानी यूके की संस्थाओं में हुआ। सन 1894 ईस्वी में बेरिहस ने एक्सटेंशन यानी कि प्रसार शब्द का प्रयोग किसानों तक कृषि संबंधी सामग्री पहुंचाने के लिए किया गया। यानी कि किसान लोग जो है ये पुराने तरह की कृषि करते थे तो उनको एक नए प्रकार की कृषि करने के उद्देश्य से उनको ज्ञान देना, उनको एक प्रकार से कृषि के बारे में बताना, कृषि कैसे करी जानी चाहिए, कृषि करने का क्या उद्देश्य होता है, कृषि किस तरीके से की जाए जिससे अधिक मात्रा में उपज हो, इन सभी को बताने के लिए कार्यक्रम चलाया गया, प्रसार कार्यक्रम या प्रसार शिक्षा का। अमेरिका में प्रसार कार्य का आविर्भाव डॉक्टर सी मैननैप ने शैक्षणिक प्रयासों से 1880 से 1910 के बीच में संपन्न हुआ। कृषि प्रसार को संयुक्त राज्य अमेरिका में मान्यता सन 1914 में स्मिथ लीवर एक्ट के पारित हो जाने से प्राप्त होती है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह अनुभव किया जाने लगा कि ग्रामीण जनता नगरों की ओर आकर्षित हो रही है और उन्हें नगरों में जाने से रोका जाना चाहिए। ऐसा करने पर ही खेतीबाड़ी, ग्रामीण उद्योग धंधों तथा ग्रामीण विकास के समुन्नत किया जा सकता है, क्योंकि ग्रामीण विकास के बिना देश का विकास असंभव है। क्योंकि जब लोगों को लगने लगा कि गांव की जनता सब शहरों में जो है जा रही है नौकरी करने के लिए, ऐसे में लोगों को लगा कि भाई अगर सारी जनता नगरों में नौकरी करने के लिए चली जाएगी, केवल उद्योग ही होगा तो खेती कौन करेगा। तो ऐसे में लोगों को ये सिखाना कि गांव में रह कर के भी अच्छा कमाई करी जा सकती है, गांव में रह कर के एक मतलब अपने जीवन स्तर को सुधारा जा सकता है, बहुत अच्छे काम किए जा सकते हैं। इस उद्देश्य से ये प्रसार कार्यक्रम चलाए गए। प्रसार शिक्षा का शाब्दिक अर्थ और इसका परिणाम देखिए। प्रसार शब्द अंग्रेजी भाषा यानी एक्सटेंशन का हिंदी रूपांतर है। एक्सटेंशन शब्द लैटिन भाषा के टेंसियो शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है खींचना या फैलाना। ईएक्स का अर्थ होता है आउट यानी बाहर। अतः प्रसार शिक्षा इस प्रकार की शिक्षा है जो ग्रामों में तथा अन्य जगहों पर स्कूल या कॉलेजों से बाहर फैलाई जाती है। केवल स्कूली तक ही शिक्षा नहीं सीमित है कि स्कूल में ही अंदर पढ़ाया जाएगा। ये शिक्षा का फैलाव हुआ जो औपचारिक शिक्षा से हटकर होती है। अतः यह ग्रामीण लोगों की शिक्षा है जिससे उनका सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हो। क्लियर? यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो प्रसार शिक्षा ये है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रसार शिक्षा को परिभाषित कीजिए। परिभाषा देखिए, प्रसार शिक्षा की परिभाषा विभिन्न व्यक्तियों ने अपने अपने हिसाब से दी है। केल्सी और हेजरी कहते हैं कि प्रसार शिक्षा को विद्यालय से बाहर उस शिक्षा पद्धति को बताया है कि केल्सी और हेजरी ने जिसमें वयस्क और युवा दोनों जो पढ़े लिखे नहीं हैं या जो एक प्रकार से चीज़ों के बारे में उतना बेहतर नहीं जानते जितना एक कॉलेज का बच्चा जानता है, तो उनको ये बताना कि आप खेती कैसे कर सकते हो, आप समाज की समस्याओं से कैसे लड़ सकते हो। तो यही सब वयस्क और युवा दोनों अपने अपने कार्य को सीखते हैं इसके माध्यम से। इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है लोगों का विकास करना, लोगों का आर्थिक, सामाजिक और तमाम प्रकार इकोनॉमिकल तमाम डेवलपमेंट करने के लिए काम करता है। दहामा नाम के विद्वान कहते हैं कि प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि मानते हैं। यानी कि ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की एक विधि होती है प्रसार कार्यक्रम या प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा के द्वारा लोगों को, ऐसे लोगों को जो शिक्षित नहीं है, उनको यह बताना कि किसी भी चीज़ का उपयोग कैसे करना है,
किसी भी चीज़ का अच्छे तरीके से किसी भी समस्या का समाधान कैसे करना है, या कोई भी काम किस विधि से करेंगे तो हमको सरलता मिलेगी, सरलीकरण के बारे में बताना, कार्य सरलीकरण के बारे में, कम समय में अधिक काम करने के लिए मोटिवेट करना, ताकि वह एक प्रकार से अपने काम में रुचि ले सकें और अपने काम को बहुत ही बेहतर तरीके से कर पाएँ। BC कृष्णमाचारी ने प्रसार शिक्षा को सतत प्राप्त होने वाली शिक्षा बताया है, जिसके अंतर्गत ग्रामीणों को उनकी समस्याओं की जानकारी तथा उनके समाधान के तरीके बताए जाते हैं। इस प्रकार न केवल उन्हें उनकी समस्याओं एवं उनके समाधान के तरीकों से परिचित कराया जाता है, बल्कि उन्हें सकारात्मक कार्यों की ओर प्रेरित भी किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है कि आप ये काम करो, इससे आपको ज़्यादा बेहतर प्रॉफिट होगा। ठीक है, यानी उक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि प्रसार शिक्षा जन जीवन के आर्थिक व व्यवहारिक उद्देश्य के उत्थान और कल्याण की शिक्षा होती है। प्रसार शिक्षा जो विद्यालयी वातावरण से परे जीवन की स्वाभाविक परिस्थितियों में दी जाती है, यानी विद्यालय में किसी कटघरी में किसी चारदीवारी में छिप करके या बैठ करके शिक्षा नहीं दी जाती है। ओपन प्लेटफॉर्म पर गांव में प्रसार कार्यक्रम होते हैं, वहां पर लोग आते हैं और स्पीच देते हैं किसी भी मुद्दे के प्रति, और उस स्पीच को गांव वाले सुनते हैं और उसी अकॉर्डिंग फिर आगे काम करते हैं। ठीक है, जो विद्यालयी वातावरण से परे जीवन की स्वाभाविक परिस्थितियों में दी जाती है, इसका प्रमुख लक्ष्य व्यक्तियों की जीवन शैली में वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप सुधार हेतु परिवर्तन लाना होता है, ताकि जो ग्रामीण जीवन है वो सुधर सके और उनमें एक नए प्रकार की क्रांति आए। इस प्रकार प्रसार शिक्षा कृषि प्रसार, गृह विज्ञान प्रसार, पशुपालन प्रसार, औद्योगिक प्रसार की विधियों की एक श्रृंखला है, जिसके माध्यम से संबंधित व्यक्तियों तक तकनीकी जानकारी पहुंचाई जाती है। यानी कृषि है तो कृषि से रिलेटेड तकनीकी उसको बताना। गृह विज्ञान के बारे में प्रसार कार्यक्रम, जैसे आप देखते हैं आजकल तमाम प्रकार की चीज़ें चल चुकी हैं जिससे आप खाना बहुत अच्छे तरीके से बना सकती हैं, तो ये भी एक तकनीकी है, ये भी प्रसार कार्यक्रम के द्वारा ही संभव हो पाया है। इसके अलावा आप देखेंगे औद्योगिक प्रसार की विधियाँ, ठीक है, तमाम प्रकार के पशुपालन में तमाम प्रकार की टेक्नोलॉजी आई, तो उन सभी टेक्नोलॉजी से परिचित करवाना, साथ ही उनकी समस्याओं की जानकारी प्राप्त करके उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाया जाना, ठीक है, ताकि समस्याओं के समाधान के लिए भी वो तत्पर रह सकें। तो ये प्रसार कार्यक्रम होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रसार शिक्षा के सिद्धांत बताइए। प्रसार शिक्षा के सिद्धांत, प्रश्न ये सब पूछे जाएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रसार शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? प्रसार शिक्षा का मूल उद्देश्य है मानव कल्याण। किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के निमित्त विचार और तर्क के द्वारा कुछ मत या सिद्धांत स्थापित किए जाते हैं। प्रसार शिक्षा विशेषज्ञों ने प्रसार कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए प्रसार शिक्षण सिद्धांतों की स्थापना करी है, जिससे लोगों को ट्रेनिंग दी जाए कि प्रसार कार्यकर्ता कैसे बना जाता है, कोई व्यक्ति किसी को जाकर के कैसे समझाएगा, उसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। यानी कोई व्यक्ति गांव में जाएगा तो गांव के लोगों को कैसे ट्रेनिंग देगा, कैसे उनको समझाएगा, कैसे बताएगा चीज़ों को, उसकी शिक्षा देना। प्रसार शिक्षण सिद्धांतों की स्थापना की, जो इसको शिक्षा निर्देश भी प्रदान करते हैं, इसके स्वरूप और प्रकृति की व्याख्या करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत जिनको अधिकतर लोगों ने स्वीकार किया वे निम्नलिखित हैं, जो प्रसार कार्यक्रम में अपनाए जाते हैं। पहली बात है रुचि और आवश्यकताओं का सिद्धांत। देखिए, प्रसार कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक है कि इसे लोगों की आवश्यकताओं और रुचियों के अनुसार शुरू किया जाए। लोग क्या चाह रहे हैं और लोगों का इंटरेस्ट किस में है, उस पर प्रसार किया जाए, उसके लिए अच्छा काम किया जाए। जिसमें लोग इंटरेस्ट ले रहे हों, जिसके लिए लोग बेताब हों, तो उस बेताबी को दूर करने का प्रयास किया जाए। ठीक है, वो प्रसार कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात, आवश्यकता और लोगों की रुचि किस में है, उसी आवश्यकता और रुचि को पकड़ो। डिमांड क्या है, उसी अकॉर्डिंग सप्लाई करो। ठीक है, लोग आमतौर पर समान रुचि और आवश्यकता के कारण ही एक दूसरे के साथ मिलकर के कार्य करते हैं। इससे लोगों और विस्तार कार्यक्रम में प्रसार कार्यक्रम के बीच अच्छे संबंध स्थापित होने में सहायता मिलती है जब समस्याएं एक जैसी होती हैं। तो ये एक प्रकार से सबसे ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ होती है स्थानीय संगठन का सिद्धांत अपनाना। प्रसार शिक्षा के कार्य में यह आवश्यक है कि उसे स्थानीय स्तर से शुरू किया जाए। यानी जब भी आप प्रसार कार्यकर्ता के रूप में जाएं तो पहले उसको करके लोगों को दिखाएं, बताएं, और एक उनको लगना चाहिए कि ये हमारे बीच का ही व्यक्ति है जो हमको इस तरीके से ज्ञान दे रहा है।
तो उनको लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई आप पैंट शर्ट टाई पहन के गए और दुनिया भर का ज्ञानवान छोड़ कर चले, नहीं, आप अंगोछा बांध करके जा करके समझाएं, ठीक है। तो स्थानीय स्तर से शुरू किया जाए, ऊपर से थोपने पर कार्यक्रम को सफल बनाने में लोगों का सहयोग प्राप्त आप नहीं कर पाएंगे। जब उनमें आप जाएंगे, घुल मिल करके काम करेंगे, तभी प्रसार कार्यक्रम आपका सफल होगा, ठीक है। प्रसार कार्य के लिए भारत में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। ग्राम पंचायत में से प्रधान होते हैं, प्रधान आपके जो है वो आपके गांव का ही कोई व्यक्ति होता है। ऐसे ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक समिति होती है, बीडीसी लड़े जाते हैं, बीडीसी वोट देते हैं, फिर वो ब्लॉक प्रमुख बनता है कोई व्यक्ति। जिला स्तर पर जिला परिषद होती है, इसी सिद्धांत पर आधारित है, ताकि एक प्रकार से आपके बीच का व्यक्ति ही जब मुखिया रहेगा तो वो आपके क्षेत्र को आगे बढ़ाने में कार्यक्रम करेगा। तीसरी बात, सांस्कृतिक भेद का सिद्धांत। प्रसार शिक्षा को बेटा प्रभावशाली बनाने के लिए लोगों की संस्कृति के अनुसार शैक्षिक विधियों का चयन करना चाहिए। लोगों का कल्चर कैसा है उसके अकॉर्डिंग विधियों का प्रयोग करके, ताकि उनके कल्चर के खिलाफ ना, उनके कल्चर के अकॉर्डिंग हो, तब लोग उसको फॉलो करेंगे, अन्यथा नहीं फॉलो करेंगे, ठीक है। भारत विभिन्न संस्कृतियों वाला देश है, अतः यहाँ विभिन्न राज्यों में तथा उनके गाँव में वहाँ की संस्कृति, वहाँ की कल्चर को, उसकी विशेषता को समझना पहले, उसके बाद में उसको ध्यान में रख करके प्रसार कार्य किया जाना चाहिए, जिससे उनकी संस्कृति को कोई ठेस ना पहुँचे, उनको लगे कि हमारी संस्कृति इसमें सुरक्षित रहेगी, तभी वो उस चीज़ को करेंगे। चौथी बात, सहकारिता और सहयोग का सिद्धांत। ये भी सिद्धांत है। देखिए, प्रसार शिक्षा में सहकारिता और सहयोग का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रसार शिक्षा में लोगों का सहयोग और उनके कार्यों में भाग लेना प्रथम काम है। लोगों का सहयोग प्राप्त करना, उनके कार्य में उनके साथ जो है रहना, ये दोनों एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। लोगों को यह अभ्यास होना चाहिए कि प्रसार शिक्षा का कार्य उनका अपना काम है, तभी वो काम करेंगे, अन्यथा उनको लगेगा कि सरकार का काम है या इससे प्रसार कार्यकर्ता का फायदा होगा, तो बिल्कुल नहीं करेंगे। उनको लगना चाहिए कि हमारे लिए ही सरकार इतना काम करे, तभी वो उस काम को करेंगे और उसके लिए आगे आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बेटा। प्रश्न आप देखेंगे, प्रसार शिक्षा का क्षेत्र बताइए। देखिए, प्रसार शिक्षा के अर्थ और परिभाषा के विवेचन के द्वारा स्पष्ट है कि इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, व्यापक है। जीवन के सभी पक्षों से संबंधित आवश्यक जानकारी प्रदान करना इसका मुख्य क्षेत्र है। तो जीवन के तमाम पक्ष जो कि आपको डिफीट करते हैं, जिसमें आप नीचे गिरते हैं, उन पक्षों को उजागर करना, उन पक्षों के बारे में आपको समझाना, उसके बारे में आपको जानकारी देना, ताकि आप उन चीज़ों के बारे में जानें जो कि आपको जाननी चाहिए। तो जीवन के सभी पक्षों से संबंधित आवश्यक जानकारी प्रदान करना मुख्य क्षेत्र रहा है प्रसार शिक्षा का। यह जानकारी रहन सहन, स्वास्थ्य, व्यवसाय और आर्थिक जीवन तथा राष्ट्र उन्नति से रिलेटेड हो सकती है। प्रसार शिक्षा के अंतर्गत न केवल यह जानकारी प्रदान की जाती है, बल्कि इस जानकारी को यथार्थ जीवन में उतारने की कला भी सिखाई जाती है। प्रसार शिक्षा के अंतर्गत समाज के प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया जाता है। इसमें लिंग, आयु, जाति, वर्ग आदि के भेद को ध्यान में नहीं रखा जाता। सभी को समान दृष्टि से देखा जाता है। सभी आयु वर्गों के स्त्री पुरुष इससे लाभान्वित होते हैं प्रसार कार्यक्रम से। प्रसार शिक्षा के द्वारा व्यक्ति और समुदाय दोनों का उत्थान होता है, दोनों का लाभ होता है। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का लाभ नहीं होता, बल्कि समुदाय और व्यक्ति दोनों का इसमें लाभ होता है, दोनों का फायदा होता है, ठीक है। समुदाय का भी फायदा होगा और व्यक्तियों का भी फायदा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ, ठीक है। चलें, वीडियो को शेयर करने का प्रयास करेंगे भाई। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, प्रश्न है, समेकित बाल विकास सेवा की सेवाएं कहाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। समेकित बाल विकास सेवा की सेवाएं जो हैं वो कहाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। तो समेकित बाल विकास सेवा की समस्त सेवाएं आंगनबाड़ी केंद्रों पर कराई जाती। कहाँ पर? आंगनबाड़ी केंद्रों पर कराई जाती हैं। क्या? तो समेकित बाल विकास जो होता है उसकी सेवा जो होती है, सारी सेवाएं आंगनबाड़ी केंद्रों पर दी जाती हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, एनसीसी किस प्रकार का संगठन है, बताएं। एनसीसी किस प्रकार का संगठन है भैया? तो एनसीसी जो होता है एक स्वैच्छिक युवा संगठन है। कैसा संगठन है? स्वैच्छिक युवा संगठन है, ठीक है। यानी कि अपने मन से लोग इसमें जाते हैं और कॉलेज के दौरान ही एनसीसी लोग लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, एनसीसी की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो एनसीसी की
एनसीसी को भारतीय रक्षा अधिनियम 1917 के तहत एक विश्वविद्यालय कोर के रूप में बनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसको फुल फॉर्म क्या? राष्ट्रीय कैडेट कोर इसका फुल फॉर्म है। अस्तित्व में कब आया? एनसीसी का फुल फॉर्म क्या? राष्ट्रीय नेशनल कैडेट कोर। ठीक है, कब अस्तित्व में आया? तो राष्ट्रीय कैडेट कोर जो है कोर, ये 15 जुलाई 1948 को अस्तित्व में आया। क्लियर, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है भैया, गर्ल्स डिवीजन की सेना इकाई कब शुरू की गई? गर्ल्स डिवीजन की सेना इकाई 1949 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न आप देखेंगे, एनसीसी की वायुसेना और नौसेना इकाइयाँ कब अस्तित्व में आईं? ये सब प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे एनसीसी को लेकर के, एनएसएस को लेकर के। ठीक है, चूँकि ये सब इम्पोर्टेंट है, आपके यूनिट में शामिल है। एनसीसी की वायुसेना और मतलब चूँकि एनसीसी अभी तक धरातल सेना पर ही थी इस विश्वविद्यालय में, लेकिन उसकी नौसेना और वायुसेना की इकाइयाँ कब अस्तित्व में आई? तो एनसीसी की वायुसेना और नौसेना की इकाइयाँ 1950 में आई, वायुसेना की, और नौसेना की आई 1952 में। ठीक है, अगला प्रश्न आ चुका है, एनसीसी में कौन कौन से अनुशासन समिति मतलब सम्मिलित हैं? देखिए, एनसीसी में निम्नलिखित अनुशासन सम्मिलित हैं। सबसे पहली बात है मुस्कुराहट के साथ शिक्षा पालन करना। दूसरी बात है समय का पाबंद होना। तीसरी बात है बिना झंझट के कड़ी मेहनत करना। चौथी बात है कोई बहाना ना बनाए और झूठ ना बोले। ये एनसीसी के प्रमुख सिद्धांत हैं, ये अनुशासन है, इनको फॉलो करना पड़ता है एनसीसी के बच्चों को। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, एनएसएस। एनएसएस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? एनएसएस, देखिए एनएसएस का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक सेवा के माध्यम से छात्र युवाओं के व्यक्तित्व और चरित्र को विकसित करना। इसमें यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में एनएसएस होता है, सफ़ेद सफ़ेद इसका ड्रेस होता है एनएसएस का, कई लोग ज्वाइन भी करते हैं। अगला प्रश्न, प्रत्येक एनएसएस को 2 साल में कितने दिन सेवा करना अनिवार्य था? तो प्रत्येक एनएसएस यानी स्वयंसेवक को 2 साल तक प्रतिवर्ष न्यूनतम 120 घंटे यानी कुल मिलाकर के 240 घंटे सेवा देनी चाहिए। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यूथ क्लब क्या है? देखिए, इंडिया यूथ क्लब भारत में स्थित एक गैर लाभकारी गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन है जो युवा सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा है, ताकि युवा जो है सशक्त हो और युवा अपने कार्य पर फोकस करें। अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न है यूथ क्लब का मुख्य कार्य क्या है? देखिए, यूथ क्लब एक ऐसा मंच है जो युवा पीढ़ी को समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपने विचार रखने का अवसर प्रदान करता है, ताकि इसे रहने के लिए बेहतर स्थान बनाया जा सके। ठीक है, यूनेस्को क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ का एक घटक या एक निकाय है यूनेस्को। ठीक है, जो विश्व की ऐसी चीज़ों को एक धरोहर के रूप में शामिल करता है जो कि अतुलनीय है, जिनका कोई मोल नहीं है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, चले अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यूनेस्को का गठन कब हुआ था? देखिए, संयुक्त राष्ट्र की आज विशेष संस्था का गठन, संयुक्त राष्ट्र की विशेष संस्था का गठन हुआ था 16 नवंबर 1945 ईस्वी को। यूनेस्को जो है चूँकि संयुक्त राष्ट्र संगठन का, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। यूनेस्को का मुख्य काम क्या है? देखिए, यूनेस्को का मुख्य कार्य है शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न, यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य क्या है? यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य शिक्षा और संस्कृति के अंतर्गत या शिक्षा और संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति और सुरक्षा की स्थापना किया जाए। किससे? शिक्षा और संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति और सुरक्षा की स्थापना करना यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न, हेल्प इज इंडिया का गठन कब हुआ था? हेल्प इज इंडिया का गठन 1978 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1978 ईस्वी में हुआ था हेल्प इज इंडिया का गठन। अगला क्वेश्चन आ चुका है, हेल्प इज इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? हेल्प इज इंडिया का मुख्य उद्देश्य यह है कि वृद्ध लोग, सम्मानित लोग स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जी सकें, यानी वृद्ध लोग सम्मानित, स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जी सकें, इसके लिए हेल्प इज इंडिया संस्था काम करती है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, वैश्विक स्तर पर हेल्प इज फाउंडेशन कब बना था?
तो हेल्प इज़ फाउंडेशन की शुरुआत भारत से नहीं बल्कि यूनाइटेड किंगडम से 1947 ईस्वी में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे सील जैक्सन। कौन अध्यक्ष थे भैया? इसके अध्यक्ष थे सील जैक्सन। तो यूनाइटेड किंगडम से 1947 में शुरू हुई वैश्विक स्तर पर हेल्प इज़ इंडिया फाउंडेशन की शुरुआत, उसी आधार पर हेल्प इन इंडिया शुरू की गई। अगला प्रश्न है गैर सरकारी संगठन जिसको आप एनजीओ कहते हैं क्या है? देखिए एनजीओ जो होता है, एनजीओ का अर्थ होता है गैर सरकारी संगठन। इसका फुल फॉर्म ही होता है गैर सरकारी संगठन एनजीओ का। ठीक है, एनजीओ का अर्थ होता है गैर सरकारी संगठन। एनजीओ एक निजी संगठन होता है जो लोगों का दुख दर्द दूर करने, निर्धनों के हितों का संवर्धन करने, पर्यावरण की रक्षा करने तथा बुनियादी सामाजिक सेवाएं प्रदान करने अथवा सामुदायिक विकास के लिए गतिविधियां करना एक प्रकार से इसके अंतर्गत आता है। तो ये सभी काम जो है एनजीओ के द्वारा किया जाता है। एनजीओ क्या है? एनजीओ एक स्वैच्छिक संगठन है जो गैर सरकारी संगठन के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? यूनिसेफ की स्थापना 1946 ईस्वी में होती है। यह बात भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका है भारत में यूनिसेफ के कार्य लिखिए। यूनिसेफ के कार्य कई सारे हैं जैसे कि मातृ और शिशु कल्याण तथा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा करना, यानी माता का, बच्चे का, शिशु का कल्याण करने के लिए काम करता है यूनिसेफ। स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखता है। स्वास्थ्य सेवा मलेरिया उन्मूलन जैसे क्षय रोग नियंत्रण, अपंग बच्चों की सहायता करना, ये सब इसका मुख्य उद्देश्य में शामिल है या कार्य में शामिल है। अगला प्रश्न है WHO संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में न्यूयॉर्क में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य उद्देश्य है समस्त व्यक्तियों द्वारा सर्वोच्च स्तर का स्वास्थ्य प्राप्त करना। क्या? समस्त व्यक्तियों के द्वारा सर्वोच्च स्तर का स्वास्थ्य प्राप्त करना विश्व स्वास्थ्य संगठन का उद्देश्य है WHO का। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है केयर की स्थापना कब हुई? देखें केयर की स्थापना 1946 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी भैया? केयर की स्थापना 1946 में हुई थी। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सब क्वेश्चंस अति लघु उत्तरीय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अति लघु उत्तरीय में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? चले आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपका होम साइंस सब्जेक्ट है और आप चाहते हैं कि इसका PDF प्राप्त करें, जैसे कि होम साइंस आपका सब्जेक्ट है, बल्कि कोई भी सब्जेक्ट है, तो होम साइंस के अलावा एक सब्जेक्ट और होगा और को करिकुलर भी सब्जेक्ट होगा, तो इन सभी का PDF आपको मिल जाएगा। 91 61 93 60 62 पर आपको SMS करना है। तो जिनको भी जो है PDF प्राप्त करनी है SMS कर दीजिएगा अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज दीजिएगा, ठीक है। को करिकुलर और 2 मेजर सब्जेक्ट के जो 2 पेपर होते हैं, जैसे कि होम साइंस का 2 पेपर होगा तो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर इन दोनों का, ऐसे ही जो अगला सब्जेक्ट होगा उसका फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर, और को करिकुलर का एक ही पेपर होगा ऑब्जेक्टिव में उसका। तो इसका जो है आपको मिल जाएगा, आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ पेमेंट कर देना होगा। उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। तो जो बच्चे इच्छुक हैं वो जुड़ सकते हैं SMS करके। आपको मात्र 100 रुपीज़ लगेंगे। उसमें आपको एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल एबिलिटी, जो कि बहुत कठिन है अपने आप में, उसका PDF मिल जाएगा। तो पहले उसकी वीडियो देखिएगा, उसके बाद में उसको हल करने के लिए उनका PDF मिलेगा, तो उसकी प्रैक्टिस आप कर पाएंगे घर पे बैठ करके। तो अपना नाम, यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम लेकर के इस नंबर भेजेंगे 91 61 93 60 62 पर। आपके पास स्कैनर भेजा जाएगा, उस पर 100 रुपये आप भेज दीजिएगा। उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप से आपको जोड़ दिया जाएगा। वहाँ पर आपको क्लासेस मिलेंगी, जब भी क्लास होगी लाइव, तो लाइव क्लास की लिंक मिलेगी। प्लस में जो अब तक क्लासेस हो चुकी हैं उनकी वीडियो लिंक आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट के माध्यम से, और साथ ही साथ में सभी सब्जेक्ट जो भी अभी तक हो चुके हैं उनके PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे। जैसे ये वाली क्लास चल रही तो इसकी भी PDF नोट्स आपको वहीं पर मिल जाएगी क्लास के बाद, ठीक है। तो इस तरीके से सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर? चले अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। मध्याह्न भोजन योजना भारत में किस संस्था के द्वारा संचालित हो रही है? देखिए, मध्याह्न भोजन मतलब कि जो दोपहरिया का भोजन होता है, प्राइमरी पाठशाला में बच्चे खाते हैं, ठीक है, वो एक प्रकार से किसके द्वारा शुरू की गई? तो मध्याह्न भोजन योजना भारत में केयर जो संस्था है इसके द्वारा संचालित की जा रही। केयर संस्था के द्वारा मध्याह्न भोजन, दोपहरिया का भोजन जो मिल रहा है वो उसी के द्वारा दिया जा रहा है। खिचड़ी बनती है। अगला प्रश्न आ चुका है, एक गाना भी बना था कि जब से चढ़ा भदेला प्राइमरी स्कूले माँ,
पढ़ाई हो गई चूल्हे माना, ऐसे गाना बना था, ठीक है। देखिए नेतृत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है, बहुत पहले की बात मैं कर रहा हूँ। नेतृत्व का मतलब लीडरशिप, ठीक है। लीडरशिप किसके अंदर कैसे होती, किसी कोई व्यक्ति लीडर कब कहलाता है, जब उसके अंदर नेतृत्व का कौशल होता है। जैसे कि वो कहीं पर खड़ा हुआ तो बोलने लगा तो 10 आदमी सुनने लगे उसको। सबसे पहली बार लीडरशिप में तालमेल बैठाने की क्षमता होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग पावर उसके पास होनी चाहिए। कोई बात, कोई मुद्दा तुरंत आया, तुरंत उस पर डिसीजन लेना, तो उसके अंदर इतनी क्षमता हो कि वो किसी मुद्दे पर किसी भी क्षण डिसीजन लेने में सक्षम हो। वह व्यक्ति नेतृत्व कर सकता है, वह व्यक्ति नेता बन सकता है। और बाकी ऐसे नेता सभी नहीं बन सकते हैं। तो लीडरशिप क्वालिटी जो होती है ये एक प्रकार से किसी किसी में होती है, सैकड़ों में किसी एक के पास लीडरशिप की क्वालिटी होती है जो ये डिसाइड कर पाता है कि किस क्षण कौन सा फैसला सही होगा। इसीलिए एक कप्तान का होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे टीम मैनेजमेंट जो होती है, जैसे कि आप देखते हैं इस समय कप्तान रोहित शर्मा कप्तान थे, लेकिन रोहित शर्मा का अप्रोच थोड़ा सा अलग टाइप का लगा, तो उन्होंने कहा कि भाई अब मैं बैठ जाता हूँ, दूसरा बंदा बोल दो खेलने के लिए। हर एक चीज़ होती, किसी भी चीज़ को करने के लिए नेतृत्व, यानी कोई भी संगठन अगर आपको सक्सेस करना तो नेतृत्व करना जरूरी है। 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें नेतृत्व का अभाव था, इसी वजह से वो क्रांति सफल नहीं हो पाई और हम हार गए। लेकिन जब एक लीडरशिप होता है, एक नेतृत्वकर्ता होता है कि ऐसे चीज़ें करनी, एक प्लान बनाता है और उस प्लान पर लोगों को बताता है कि कैसे किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करना है, तो एक प्लान के तहत जब आप कोई काम करते हैं तब वो काम अच्छा होता है। अगर ऐसे आंतरण मतलब कि बिना मतलब के कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता, यानी कि वो बस आप कर रहे हैं बस। यानी कोई भी काम करें एक प्लान के तहत करें, एक उद्देश्य के तहत करें और कुछ चीज़ों को ध्यान में रखकर करें। हमको ऐसे करना है, इस तरीके से करना है, एक पहले सिनेरियो बना ले, एक उपकल्पना का निर्माण कर ले, यानी पहले से एक सांचा बना ले, हमको इन मुद्दों पर काम करना, ऐसे से काम करना, ठीक है। चले, तो केयर संस्था जो है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ये चलाती है। नेतृत्व का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ग्रामीणों का उत्थान करना, ग्रामीणों के जीवन को सुखमय बनाना, उनके जीवन को समृद्ध बनाना सामुदायिक नेतृत्व का सर्वोपरि उद्देश्य होता है। एक समुदाय का जो संगठन होता है उसके जो नेता या मुखिया होते हैं तो वो हमेशा चाहते हैं कि हमारा आर्थिक डेवलपमेंट, सामाजिक डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, सब कुछ डेवलपमेंट हो, सुधार हो सब में। नेतृत्व क्या है, लीडरशिप किसे कहते हैं? नेतृत्व एक अत्यंत गरिमामय महत्वपूर्ण सत्य है जिसमें कल्याण की भावना निहित रहती है। नेतृत्व के माध्यम से जनता का कल्याण होता है। ऐसा नेता के अंदर ये भी होना चाहिए, जैसे कि नेता लोग जो होते हैं जब वोट मांगने आते हैं तो फिजा बना देते हैं, जैसे कि बातचीत करेंगे ऐसा 4-5 पॉइंट ऐसे रखे रहेंगे, जैसे जिस एरिया में पहुँचे उसी एरिया की जैसी बोली बोलने लगे। मोदी जी में लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। मोदी जी कहाँ पर, जैसे कहीं पर पहुँचे, जैसे मान लेते हैं वो पहुँच गए तमिलनाडु, तो तमिल बोली 2-3-4 शब्द सीख करके तब जाएंगे वहाँ पर। तो कहीं पर भी जाओ, जिस क्षेत्र में जाओ, तो वहाँ की जो स्थानीय भाषा है उस भाषा में 4-5 शब्द 10 शब्द नमस्ते नमस्ते तो करना सीख लो। जैसे आप क्या कह सकते हो, जैसे काशी तमिल संगमम बीएचयू में होता, तो जैसे मान लेते हैं आप तमिल में गए मोदी जी, तो मोदी जी क्या बोलेंगे, वड़क्कम तमिल, या तमिलनाडु वाले लोगों को बोलेंगे वड़क्कम। वड़क्कम मतलब क्या होता है, नमस्ते। तो इस तरीके से ये तमिल का शब्द है। तो ऐसे ही तात्पर्य है कि जिस भाषा में आपको या जिस एरिया में आप गए उस एरिया की स्थानीय भाषा, स्थानीय नेतृत्व आप जाने, उसको समझें, तभी चीज़ सही तरीके से हो पाएगी। एक कार्यक्रम हो तब वो सेटेबल हो पाएगा, अच्छे तरीके से काम कर पाएगा जब आप वहाँ की भाषा में काम करेंगे और वहाँ के स्थानीय क्षेत्र में काम करेंगे जिसमें कल्याण की भावना निहित रहती। तो नेतृत्व वो होता है। किसी भी नेता की 4 विशेषताएँ लिखिए। देखिए नेता की कई विशेषताएँ होती हैं, जिनमें से 4 विशेषताएँ कुछ इस प्रकार हैं। देखिए नेता की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है उत्तरदायित्वपूर्ण। नेता को जो दायित्व मिला हो उस दायित्व को समझे, जो उसकी भूमिका हो उस भूमिका पर वो खरा उतरे। दूसरी बात, नेता को उत्साही रहना चाहिए, उसके अंदर जोश भरा रहना चाहिए, किसी भी स्थिति में उसका जोश नहीं कम होगा। अगर लीडर का जोश कम हो जाता है तो व्यक्ति का जोश भी कम हो जाता है। जैसे कि मान लेते हैं बाहुबली मूवी में एक समय आया जब जो कालकेय रहता है, जब वो पछाड़ने लगता है, कालकेय जो है आक्रमण करता है बाहुबली की सेना पर, बाहुबली की सेना में भगदड़ मच जाती है, भागने लगते हैं, बड़े बड़े राक्षस जैसे लोग रहते हैं आक्रमण कर देते हैं। तो बाहुबली जो है कहीं पर रहता है, उधर रहता नहीं सेना में, सेना भागने लगती है, सेना का मनोबल टूट जाता है। तो तुरंत बाहुबली आता है और उनको उनकी शक्ति का भान करवाता है, बच्चों को अपने, मतलब कि अपने सैनिकों को तमाम प्रकार की मोटिवेशनल स्पीच देता है। वो तुरंत उसी समय ललकारता है और जोश भरता है लोगों के अंदर, तो उत्साह बढ़ाता है लोगों का, और लोग फिर से जो है दौड़ा दौड़ा करके कालके के सैनिकों को मार करके भगा देते हैं। तो ये एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है, ठीक है।
तो उत्साही होना बहुत ज़रूरी है। चरित्रवान, एक नेता का चरित्र जो होता है, कैरेक्टर उसका ठीक ठाक होना चाहिए और अभिव्यक्तिशील होना चाहिए। यानी कोई भी चीज़ अगर उसके अंदर ज्ञान है तो उसका प्रकटीकरण करने की क्षमता होनी चाहिए। यानी किसी भी बात को कहने का तौर तरीका मालूम होना चाहिए। किसी की बात को कोई क्यों सुनेगा? अगर आपके अंदर ये तारतम्यता है कि एक शब्द के बाद में दूसरे शब्द को बांधने की प्रक्रिया आपके अगर अंदर है, तो कोई भी व्यक्ति आपका लिखा हुआ पढ़ेगा और आपकी बातों को सुनेगा। तो ऐसे तारतम्यता बनाने का प्रयास करें कि एक लाइन के बाद में दूसरी लाइन सुनने का मन करे किसी भी व्यक्ति का। ठीक है, तो ऐसे ही बताता हूँ कि जब भी आप कॉपी लिखें तो एक लाइन लिखने के बाद में दूसरी लाइन ऐसी लिखें जो उसी पर आधारित हो। वैसे आपको पास इतना टाइम होता नहीं ना, एग्जामिनर आपकी कॉपी को इतना पढ़ता है। बस आप 20 पेज अगर लिख देते हैं 2 घंटे में तो आप जान लीजिए आपने बहुत कर दिया। ठीक है, तो 20 पेज का टारगेट बना करके अगर चलेंगे तो आप बढ़िया तरीके से नंबर मिलेगा और पास भी होंगे खूब दबा के। अगला क्वेश्चन आ चुका है, नेता के 4 कार्य लिखिए। नेता के 4 कार्य निम्नलिखित हैं। पहला काम है लोगों को संगठित और प्रेरित करना, लोगों को इकट्ठा करना और लोगों को मोटिवेट करते रहना, नेता का पहला काम। दूसरा काम नेता का होता है नीति का निर्धारण करना, कोई भी नियम कायदे बनाना, किस नियम पर आगे बढ़ना है, कौन सा कायदा जरूरी है, कौन सी सिचुएशन में किस प्रकार के नियम की ज़रूरत होगी जनता को, सब कुछ ये जानना चाहिए। इसके अलावा जन जागृति पैदा करना, जनता को जागरूक करना। ठीक है, इसके अलावा जनता को अभिप्रेरित करना, मोटिवेट करना। ठीक है, ये नेतृत्व के कार्य होते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका, नेतृत्व के कार्य को लिखिए। नेतृत्व का कार्य क्या है? देखिए, विविध माध्यमों यानी कई माध्यमों के द्वारा नई नई जानकारियाँ तथा नई नई सूचनाएं लोगों तक पहुंचा करके उन्हें आर्थिक समृद्धि के पक्ष पर, उनके आर्थिक समृद्धि के पथ पर, रास्ते पर ला करके उन्हें खुशहाल बनाना नेतृत्व का पहला काम या सबसे प्रमुख काम होता है। कि जनता को खुश करना, जनता को एक समान दृष्टि से देखना, जनता के सुख में सुखी, जनता के दुख में दुखी और जनता के हर एक सिचुएशन से उबरने की क्षमता एक नेतृत्वकर्ता के अंदर होनी चाहिए, तभी वो एक अच्छा नेतृत्वकर्ता माना जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, कार्यक्रम नियोजन को परिभाषित कीजिए। कार्यक्रम नियोजन क्या होता है? किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए एक प्लान बनाना जरूरी होता है। तो किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए एक प्लान का होना जरूरी है, उसी प्लान को आयोजन कहते हैं, नियोजन कहते हैं। तो कार्यक्रम नियोजन का मतलब कि कोई भी काम है, कोई भी कार्यक्रम हमको एग्जीक्यूट करना है, तो उस कार्यक्रम को एग्जीक्यूट करने के लिए एक प्लान की ज़रूरत है, उसी प्लान को कहा जाता है नियोजन, कार्यक्रम नियोजन। तो कार्यक्रम नियोजन एक प्रक्रिया है जिसमें कार्यों की विधियों की रूपरेखा इस प्रकार व्यवस्थित की जाती है जिससे कार्य कुशलता से संचालित हो जाए और कार्य अच्छे तरीके से संपन्न हो जाए। तो वही चीज़ जो मैंने आपको बताई, JS गर्ग ने कहा ये बात को। ठीक है, अगला प्रश्न है, कार्य नियोजन के 4 सिद्धांत लिखिए। कार्य नियोजन, किसी भी कार्यक्रम नियोजन के 4 सिद्धांत, यानी किन किन मुद्दों पर काम करता है कार्यक्रम नियोजन। ठीक है, प्रोग्राम प्लानिंग जो होता है वो किन मुद्दों पर काम करता है। देखिए, कार्यक्रम नियोजन 4 सिद्धांत इसके निम्नलिखित है। पहली बात तो वांछित लक्ष्य तक पहुंचने का सिद्धांत पहला, यानी जो सिद्धांत या जो उद्देश्य को ध्यान में रख करके कोई भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसका सबसे पहली बात उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए हमको काम करना है, यानी कि वांछित लक्ष्य तक पहुंचने का पहला सिद्धांत। दूसरा मूल्यांकन का सिद्धांत, यानी जो उद्देश्य था क्या वो उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ उसकी जांच करना, क्या सिद्धांत हमारा सही है कि गलत है इसकी जांच करना। सामूहिक सहभागिता का सिद्धांत, सभी लोग साथ मिलकर के काम करें। और समन्वय का सिद्धांत, यानी सभी लोग तालमेल बैठा करके चलें। किसी भी संगठन या किसी भी कार्यक्रम तभी सफल माना जाएगा जब वह कार्यक्रम के लोग तालमेल बैठा करके एक साथ काम करेंगे, सभी एक टीम में मिल करके एक लीडरशिप होगी और अच्छे तरीके से उस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे जो प्लान बनाया गया है। ठीक है, तब वो चीज़ सफल होगी। तो ये सब समन्वय सिद्धांत और ये सहभागिता का सिद्धांत बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कार्यक्रम को मतलब कि सफल होने के लिए। अगला प्रश्न है, कार्यक्रम नियोजन का महत्व बताएं। तो प्रोग्राम प्लानिंग, सबसे पहली बात इसका महत्व है कि यह निश्चित दिशा में कार्य करने के लिए दिग्दर्शन करता है, लोगों को बताता है कि इस दिशा में कार्य करना चाहिए या इस दिशा में कार्य करेंगे तो ये फ़ायदा होगा। इसके अलावा इसके द्वारा विकास कार्यों में संतुलित प्रगति आ जाती है। तो विकास कार्यों में प्रगति होती है, वो मोटिवेट होते हैं लोग और इसको करते हैं। कार्यक्रम नियोजन के 4 लाभ लिखिए, यानी कि जो प्रोग्राम प्लानिंग होता है, क्यों प्लान करके कोई प्रोग्राम करना चाहिए, बिना प्लान के प्रोग्राम अच्छा नहीं माना जाता। कई लाभ हैं इसके। पहला लाभ मार्गदर्शन, सबसे पहली बात कोई
प्लान बनता है तो प्लान में ये फिक्स होता है कि भाई हमने क्या सोचा है और किस दिशा, मतलब ऐसे ऐसे करेंगे तो यहाँ तक पहुँचेंगे। हमको कहीं पर जाना है तो हम ये इस रास्ते से जाएंगे तो यहाँ पहुँचेंगे, इस रास्ते से जाएंगे तो यहाँ पहुँचेंगे। यानी जिस रास्ते से हमको जाना है तो पहले रास्ता डिसाइड कर लें किस रास्ते जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, और किस रास्ते से हम कम समय में और कम तेल खर्चे में पहुँच जाएंगे। ठीक है, ये मार्गदर्शन होता है। इसके अलावा उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग होता है, यानी संसाधन हमारे पास कम है या ज़्यादा है तो उनका तालमेल बैठा करके हमको व्यवस्थित करना है कि कम संसाधनों में अधिक से अधिक लाभ कैसे लिया जाए। और निरंतरता, कंटिन्यूटी कार्यक्रम नियोजन में बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा विश्वसनीय सूचनाएं प्रदान करना, ये सब इसका लाभ होता है। अगला क्वेश्चन आ चुका, परियोजना के 2 आधार बताइए। परियोजना के 2 आधार बताइए। देखिए परियोजना के 2 आधार निम्नलिखित हैं। पहला आधार है कार्य का आधार और दूसरा आधार है विकास आधार। तो एक तो कार्य को आधार बना करके कोई परियोजना बनाई जाती है, कोई योजना बनाई जाती है, कोई प्लान बनाया जाता है, और एक विकास को आधार में, मतलब विकास को आधार बना करके। ठीक है, आगे देखते हैं, परियोजना चक्र के अंग बताएं। परियोजना चक्र के क्या अंग है बताइए भाई। देखिए परियोजना चक्र के अंग निम्नलिखित है। पहला अंग है कार्यकलाप कि क्रियाकलाप क्या होगा। दूसरा है संसाधन, किन संसाधनों का प्रयोग करके हमको कार्य को संपन्न करना है। तीसरा बाह्य कारक और रुकावटी स्थितियां जो होती हैं ये भी परियोजना चक्र में शामिल होती हैं, परियोजना चक्र के अंग में शामिल होती हैं। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही बारीकी के साथ आप चीज़ों को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल पर अगर नए तो सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। ठीक है, चले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बेटा। प्रश्न, युवा क्लब पर टिप्पणी लिखिए। देखिए युवा अवसरों पर इकट्ठा होते हैं, जब कोई अवसर होता तभी इकट्ठा होते हैं। युवा वैसे इकट्ठा जल्दी नहीं हो पाते। चुटकुल्ले सुनाने या अपने फ़ोन में अपने फेसबुक अकाउंट पर लाइक बटन दबाने के बजाय वे उन मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो उनके क्षेत्र में आमतौर पर प्रभावित होते हैं। कभी कभी यह उनका पीने का पानी, रुचियाँ, गतिविधियाँ, शौक आदि होंगे। सभी का एक समान लक्ष्य और रुचियाँ होती हैं युवाओं की। युवा लोग जैसे कि मान लेते हैं, जैसे कोई प्रधान है, अब किसी प्रधान से कुछ कहना होगा तो युवा लोग किसके बारे में कहेंगे कि भैया वाईफाई लगवा दो गांव में। ठीक है, यही सब बोलेंगे। तो जो एक प्रकार से युवा लोग हैं ये अवसरों पर इकट्ठा होते हैं। तो युवा क्लब की शुरुआत करी गई। धीरे धीरे यह अनौपचारिक चर्चाएं बढ़े सदस्यों, मतलब कि बढ़े हुए सदस्यों के साथ गंभीर चर्चाओं में बदल गई और एक ऐसे समूह का संगठन या गठन हो गया जिसे हासिल करने का एक समान लक्ष्य होता है। यानी सभी पहले इकट्ठा वैसे होते थे बेमतलब का, कोई उनका औपचारिक तरीके से नहीं होते थे, अनौपचारिक रूप से इकट्ठा होते थे वैसे चर्चा पर चर्चा करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि किसी भी मुद्दे को, जो युवाओं के मुद्दे हैं उनको अच्छे तरीके से सरकार तक पहुंचाने के लिए एक क्लब या एक संगठन का होना जरूरी है। तो ऐसे में औपचारिक संगठन का निर्माण हुआ, यानी जो तालमेल के साथ बैठा रहे। उन्हें एहसास है कि अगर वे एक साथ खड़े हों तो समाधान मौजूद हो जाएगा किसी भी समस्या का। यह एक क्लब का आरंभिक बिंदु है। यदि कोई आगे आता है और युवा क्लब बनाने के लिए टिप्पणी करता है तो यह अवसर होगा कि एक युवा क्लब दूसरों की सहमति से अनौपचारिक रूप से गठित हो। ठीक है, और अनौपचारिक समूह को औपचारिक यानी फॉर्मल युवा क्लब में परिवर्तित करना ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। पहले लोग वैसे इकट्ठा होते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद में उसको एक औपचारिक तरीके से सिस्टमेटिकल वे में आगे बढ़ाते हैं। तो उसे परिवर्तित करना। गठन के बारे में चर्चा के लिए एक युवा कार्यकर्ता की मदद से क्षेत्र के किसी बुजुर्ग व्यक्ति यानी ग्राम प्रधान हो सकता है, वो किसी पंचायत का सदस्य हो सकता है, स्कूल का शिक्षक हो सकता है, पोस्ट मास्टर हो सकता है, आंगनबाड़ी का कार्यकर्ता हो सकता है, कोई आवासीय संघ का कोई पदाधिकारी हो सकता है, क्षेत्र का कोई भी अन्य जानकार व्यक्ति हो सकता है। उनसे मिलता है, किसी विशेष क्षेत्र में युवा क्लब की गतिविधियों, इरादों, फायदों के साथ उस पर चर्चा करता है, टिप्पणी करता है। तो जब इन सभी से मिलेगा किसी सीनियर सिटीजन से तो सीनियर सिटीजन उसके बारे में मदद करेंगे और औपचारिक संगठन के रूप में उसको तब्दील करवाएंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, राष्ट्रीय सेवा योजना क्या है बताएं। देखिए राष्ट्रीय सेवा योजना क्या है। राष्ट्रीय सेवा योजना राष्ट्र की युवा शक्ति के व्यक्तित्व विकास हेतु युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित एक सक्रिय कार्यक्रम है। इसके गतिविधियों में भाग लेने वाले विद्यार्थी समाज के लोगों के साथ मिलकर के समाज के हित के कार्य करते हैं। साक्षरता संबंधी कार्य, पर्यावरण सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं सफाई, आपातकालीन या प्राकृतिक आपदा के समय पीड़ित लोगों की सहायता, विद्यार्थी जीवन से ही समाज उपयोगी कार्यों में रत रहने से उनमें समाज सेवा और राष्ट्र सेवा के गुणों का विकास हो जाता है। तो राष्ट्रीय सेवा योजना यही होती है। एनसीसी से आप क्या समझते हैं, नेशनल कैडेट कोर या क्रॉप्स।
राष्ट्रीय कैडेट कोर हिंदी में इसका फुल फॉर्म और अंग्रेजी में नेशनल कैडेट क्रॉप्स बोलते हैं। एनसीसी नई दिल्ली में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय सैन्य कैडेट कोर है। यह एक स्वैच्छिक आधार पर स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए खुला हुआ है। जिसकी इच्छा है वो अप्लाई कर सकता है। राष्ट्रीय कैडेट कोर अनुशासित और देशभक्ति नागरिकों में देश के युवाओं को संवारने में लगे हुए सेना, नौसेना और वायुसेना जिसमें एक त्रिकोणीय सेवा संगठन है। भारत में राष्ट्रीय कैडेट को उच्च विद्यालयों, महाविद्यालयों और पूरे भारत में विश्वविद्यालयों से कैडेटों, रंगरूटों को एक स्वैच्छिक संगठन है। कैडेटों को छोटे हथियारों और परेड में बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है। अधिकारियों और कैडेटों को सैन्य सेवा के लिए कोई दायित्व नहीं है, लेकिन कोर में उपलब्धियों के आधार पर चयन के दौरान सामान्य उम्मीदवारों पर वरीयता दी जाती है। जैसे मान लेते हैं आपको सेना में भर्ती होना, तो अगर आप एनसीसी किए हुए हैं तो आपको कुछ फ़ायदा उससे मिल जाता है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें से फ़ायदा होती हैं, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को समझा। इससे पहले की क्लास मैंने दी थी समाजशास्त्र पेपर 1 की सोशोलॉजी, क्लासिकल सोशोलॉजिकल थाट। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा तो इसको देख लीजिएगा। सेमेस्टर 5 का पेपर 1 क्लासिकल सोशोलॉजिकल थाट और पेपर 2 का भी मैं दे चुका हूँ। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट का पेपर 1 का होम साइंस का भी हो चुका है। अब एक आध सब्जेक्ट का और बचा हुआ है, उसका मैं जल्दी करवा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। गुड नाइट, आई लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद।